सुबह डाइनिंग टेबल पर भी सब अपने फ़ोन में लगे हुए थे। यामिनी भी पूरे दिन फ़ोन में बिजी रही। दरअसल सब माहिका के जन्मदिन की प्लानिंग एक व्हाट्सएप ग्रुप पर कर रहे थे, पर माहिका को लगा कि सब उसे इग्नोर कर रहे हैं। उसे यही सब सोच सोच कर तेज की रुलाई आई और वो अपना मुंह चादर में छिपाकर रोने लगी। लगभग आधे घंटे रोने के बाद वो वैसे ही सो गई। रात को डाइनिंग टेबल पर सब उसका इंतज़ार कर रहे थे। ओफो, ये पागल लड़की रह कहाँ गई? मैं देख आता हूँ, कहकर अर्जुन ऊपर चल दिया। अबे तू इधर घोड़े बेचकर सो रही है और हम सब गधों की तरह उधर तेरा इंतजार कर रहे हैं, कहकर अर्जुन ने उसकी चादर खींच ली। अबे चल यार। अर्जुन ने जैसे ही उसकी कलाई पकड़ी तुरंत छोड़ दी। माहिका का बदन बुरी तरह से बुखार से तप रहा था। अर्जुन ने उसका माथा छुआ, फिर देखा तो उसके गालों पर रोने से निशान पड़ चुके थे। थोड़ी देर बाद सब माहिका के कमरे में इकट्ठा हो चुके थे। डॉक्टर ने पैरासीटामोल लेने की एडवाइस के साथ और कई हिदायतें दी और कहा कि ज़्यादा रोने से बुखार चढ़ गया है। फिर वे चले गए, पर ये रोई क्यों? अब तो उसके उठने पर ही पता चलेगा। कुछ देर बाद माहिका अपना सिर पकड़ते हुए जागी। अरे आप सब यहाँ, कुछ हुआ क्या? माहिका ने कहा, तू पहले खाना खा, फिर ये दवाइयाँ खा और बता कि रो क्यों रही थी। अर्जुन के लहजे में गुस्सा साफ झलक रहा था। माहिका ने नज़र झुका ली और लड़खड़ाते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं, बस यूं ही। पर अर्जुन की जलती निगाहें अपने पर महसूस कर वो चुप हो गई। बता रही है वो तो बस आज सुबह से आप सब में से किसी ने भी मुझसे ढंग से बात नहीं की। मतलब आप सब बिजी थे या मुझे इग्नोर कर रहे थे, मैं नहीं जानती। पर मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा मतलब है कि आज से पहले आप सब ने ऐसे बिहेव नहीं किया ना, तो बस रोना आ गया। माइका ने अपनी टी शर्ट के एंड को उंगलियों में मोड़ते हुए कहा, अबे तुझे पागल बुलाते थे, पर तू तो सच्ची में निकली गधी। तुझे इग्नोर मारकर मरना थोड़ा ही है। पागल हम सब तो बस सरपरा। अर्जुन आगे प्लान अपने मुंह से उगल देता, उससे पहले ही जतिन ने उसे चिकोटी काट ली। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक कीड़े ने काट लिया, अर्जुन ने जतिन को घूरते हुए बोला। फिर जतिन माहिका की तरफ मुड़ गया और बोला, ओफो पागल बच्चा, हम सब सिर्फ बिजी थे अपने अपने काम में और कुछ नहीं। तुझे क्यों इग्नोर मारेंगे, तू तो जान है हमारी। तो अगली बार रोना मत और हम सबको एक खींच के कंटाप धरना और बोलना कि मैं अभी अदृश्य नहीं हुई, समझी? माहिका ने हंसते हुए सिर हाँ में हिलाया। फिर सबने एक ग्रुप हग किया और साथ मिलकर खाना खाया। माहिका का जन्मदिन आ चुका था। माहिका उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थी। वैसे तो कभी गलती से भी सुबह नहीं जागती थी, पर आज तो दिन की बात ही अलग थी। उसने अपने माँ पापा से बात की, फिर एक गाना गुनगुनाती हुई और बालों का बन बनाती हुई बाथरूम में चली गई। फिर वो जैसे ही तैयार होकर कमरे से बाहर निकली कि उस पर फूलों की बरसात होने लगी। उसने बहुत खुश होकर अपने हाथ फैलाए और उसका मज़ा लेने लगी। वहीं सामने दीवार पर बड़ा बैनर लगा था जिसमें लिखा हुआ था, जल्दी से नीचे आओ बेबी डॉल। ये बैनर पक्का उस नालायक अर्जुन ने बनाया होगा, कहकर वो मुस्कुरा उठी और सीढ़ियाँ उतरकर नीचे की ओर बढ़ चली। वो जैसे ही आखिरी सीढ़ी पर पहुंची, उसने एक बैनर ठीक सामने की दीवार पर देखा। उसमें लिखा हुआ था, ये संगे मरमर से तराशा हुआ बदन, लोग तुझे ताजमहल बुलाते हैं, देखने वाले देखते रह जाएं, इसलिए तुम्हें हुस्ने मल्लिका पुकारते हैं। नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ था, यार कूड़े पर शायरी नहीं बन रही थी, इसलिए मन मार कर तेरे लिए यही लिखा दिया। माइका ने पढ़कर अपना सिर पीट लिया और हंसने लगी। उसने हल्का नीले रंग का वन पीस पहन रखा था। फिर वो लिविंग रूम और किचन में घूमकर सबको ढूंढ लेने की नाकाम कोशिश के बाद आशिमा आंटी के कमरे में चली गई। वहाँ पर ढेरों ब्लू और वाइट और पिंक बैलून्स पूरे कमरे में बिखरे पड़े थे। दीवार पर टेप की मदद से एक नोट चिपकी हुई थी। उसमें लिखा था, जल्दी से छत पर पहुंच, और हाँ, धीमी रेलगाड़ी, थोड़ा शताब्दी बन और जल्दी आइयो, तेरे लिए धूप न सहने वाले हम। और बाकी याद रख, शाम को ये सब डेकोरेशन तू ही साफ करने वाली है, हमारा रिटर्न गिफ्ट। साथ में एक इमोजी बनाया हुआ था। माहिका ने गुस्से से सिर हिलाया और जल्दी से वापस सीढ़ियों की ओर चल पड़ी। उसने छत का दरवाज़ा खोला और अंदर गई। अब वो खुले आसमान के नीचे थी, पर अकेली ही। लिखा तो छत पर ही था, सब उड़ गए क्या? खुद ही खुद से बड़बड़ाती वो आगे गई कि अचानक उसके ऊपर सफ़ेद मोगरे की पंखड़ियों की बरसात होने लगी। सामने रेलिंग पर एक और नोट था। सोचा था कि गुलाब की बरसात करेंगे, पर हमें मरने का शौक नहीं। उस दिन का तेरा डायलॉग याद है, और सुन, दाईं तरफ मुड़। माइका जल्दी से दाईं तरफ मुड़ी और वहाँ एक टेबल सजाया हुआ था। उस पर एक बड़ा सा केक रखा हुआ था। वो जल्दी से वहाँ पहुँची। हैप्पी बर्थडे चिल्लाते हुए सब पीछे की साइड की दीवार से बाहर आए
और अर्जुन ने अपने हाथ में रखी पानी की बोतल से उसे नहला दिया। नालायक, क्या किया ये? माहिका ने अपने कपड़ों को झटकते हुए कहा। ओह सॉरी, मुझे लगा तू बिना नहाए ही विष सुनने आ गई होगी, कहकर अर्जुन ने दांतों तले अपनी जीभ काट ली। सब तेरे जैसे नहीं होते, महीने में एक बार नहाने वाले, कबीर ने उसे सिर पर मारते हुए कहा। सब ऐसे ही मस्ती मजाक करने लगे। फिर माहिका ने गीले कपड़ों में ही केक काटा और सबसे पहले आशिमा आंटी को खिलाया, फिर अर्जुन, जतिन, सवरा और यामिनी को। आखिर में वो केक का टुकड़ा लेकर कबीर के पास पहुंची। कबीर ने हल्के से उसकी कलाई पकड़ी और केक का छोटा सा बाइट लिया और बाकी का केक वापस माहिका के मुंह में ठूस दिया। पीछे से आकर अर्जुन ने माहिका के गाल पर केक लगा दिया। उसके बाद किसी को भी एक टुकड़ा नसीब नहीं हुआ, क्योंकि सारा केक सबके चेहरों पर लग चुका था। फिर अर्जुन ने कहा, वैसे तेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया हूँ, पर हाँ, तू चाहे तो मैं तुझे एक बढ़िया गिफ्ट अभी दे सकता हूँ। अच्छा चल बता क्या, माहिका ने पूछा। हम दोनों डेट कर लेते हैं, तेरा गिफ्ट हो जाएगा। मैं इतना हैंडसम, केयरिंग, अमेजिंग बॉयफ्रेंड, सारी लड़कियां जल जाएंगी। फिर हम दोनों भाग जाएंगे दुनिया की नज़रों से दूर और गाएंगे, मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के घर से, तेरे बाप के घर से। अर्जुन ने खुद के बालों को स्टाइल में झटकते हुए कहा, तुझे तो मेरी जूती बिना डेट करे, इससे अच्छा मैं बिना गिफ्ट के ही बेटर हूँ। माइका ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, यह अपनी बेइज्जती नहीं करवाएगा तब तक इसके दिल की धड़कनें चलेंगी नहीं, और वैसे भी वो तुझे दोस्त तक नहीं मानती, बॉयफ्रेंड क्या बनाएगी। यामिनी ने हंसते हुए कहा, अबे ओए, बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं उसका। अर्जुन ने कहा, चल चल निकल ले बेटा, बेस्टी तो मैं हूँ। यामिनी ने कहा, अबे बोला ना मैं। चुप दोनों, अब फिर से इस बात को लेकर लड़े ना तो ज़मीन उखाड़ कर दोनों को अंदर पार्सल कर दूंगी, रॉकेट लेकर सूरज पर जलने छोड़ाऊंगी, पब्लिक में नंगा नचवाऊंगी, इसलिए चुप रहो, माहिका ने गुस्साते हुए कहा। उसके बाद यामिनी तो चुप हो गई, पर अर्जुन की जुबान ने तो प्रण खा रखा था कि चुप तो हम रहेंगे नहीं। कुछ देर बाद वो फिर पागलपंती पर उतर आया। फिर सबने अपने अपने लाए हुए गिफ्ट्स माहिका को दिए। जतिन और सवरा ने मिलकर माहिका को एक फास्ट ट्रैक की नीली घड़ी गिफ्ट की थी। आशिमा आंटी ने फैशन डिजाइनिंग एसेंशियल्स 100 प्रिंसिपल ऑफ फैशन डिजाइनिंग की किताब गिफ्ट की थी। यामिनी ने उसे एक फ़ोटो फ्रेम की चेन और एक मैक्रेम फ़ोटो डिस्प्ले गिफ्ट किया था। अर्जुन ने उसे एक सोने का ब्रेसलेट जिसमें सोल फ्रेंड ब्लू डायमंड से गढ़ा हुआ था वो गिफ्ट किया था, और कबीर ने उसे एक लॉकेट गिफ्ट किया था जो सिल्वर कलर की चेन का था और उसमें बीच में एक हार्ट शेप की फ्रेम थी जो फिलहाल खाली थी। माइका के कहने पर कबीर ने खुद अपने हाथों से उसे वो चेन पहना दी थी। माइका सबको शुक्रिया कहती हुई अपने गिफ्ट्स ले रही थी। आज उसके चेहरे पर ही उसकी खुशी दिख रही थी, इसलिए उसके चेहरे का नूर कुछ अलग सा ही था। बाकी का दिन भी ऐसे खास ही गुजरा था। आशिमा आंटी ने उसके लिए कई सारी डिशेज बनाई थी और सबने मिलकर बैलून्स को फोड़कर और डेकोरेशन का कबाड़ा कर घर को कूड़ेदान भी बनाया था। फिर आशिमा आंटी के झाड़ू से कुटाई करने पर अर्जुन ने ही सब कचरा इकट्ठा करके फेंका था। मंदिर का घंटा ही हूँ, रोज कोई ना कोई हाथ साफ कर ही लेता है मुझ पर। अर्जुन मुंह फुलाए सफाई करते हुए बोला। बेचारा उसके बाद रोनी सी और मासूम सी शक्ल लेकर ही घूमा था, पर किसी को फर्क पड़ता क्या। रात का वक्त था जब डिनर करने के बाद माहिका आज के इतने खास दिन को याद करती हुई छत पर आई थी कि कबीर वहां पहले से था। आज चांद अपने पूरे शबाब पर था, चांदनी हर जगह बिखेरने पर उतारू। पूरा शमा आज सुहाना सा था। उसमें छत पर चांदनी की रोशनी में खड़े कबीर को देख माहिका के दिल में हलचल सी मच गई। वो उसके पास जाकर खड़ी रह गई। आप यहाँ? माहिका ने कहा तो कबीर का ध्यान भंग हुआ और उसने माहिका की तरफ देखा। माहिका ने देखा कि उसकी पलकें भीगी हुई थी। उसने तुरंत कहा, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे थे? कुछ नहीं, बेहद सधे हुए लहजे में कबीर बोला और मुड़ गया। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप थोड़े अजीब हैं, और मेरा मतलब आप थोड़े खुद में रहने वाले हैं, पर ऐसे अकेले दुखी होने से कुछ नहीं होगा। आपके पास यहाँ ही कई लोग हैं जिनसे आप अपना दर्द बेझिझक बांट सकते हैं, इनफैक्ट मुझसे भी। तो फिर अकेले परेशान होना कहाँ तक सही है? कबीर वैसे ही परेशान था और उस पर माहिका की बातें उसके कानों में पड़ रही थी। वो तुरंत मुड़ा और माहिका के कंधे पर सिर रखकर रोने लगा। माहिका इसके लिए अचानक से तैयार नहीं थी। वो पहले तो स्तब्ध रह गई और उसके हाथ हवा में ही रह गए। उसके पेट में भी तितलियां जैसे उड़ने लगी थी। फिर खुद को संभाल उसने कबीर की पीठ पर हाथ फेरना शुरू किया। कुछ देर रो लेने के बाद कबीर माफ़ी मांगते हुए अलग हुआ। फिर ऊपर चांद को देखकर कहने लगा, कभी कभी अपनों से इस कदर छलनी हो जाते हैं कि खुद से ही हारना पड़ता है। फिर वो माहिका की तरफ मुड़ गया और बोला, आज पता नहीं क्यों लग रहा है कि आज खुद को हल्का करना ही चाहिए।
इसलिए मैं कह देना चाहता हूँ आपको अपना अतीत। माइका ने सिर्फ सिर ऊपर नीचे हिलाया। कबीर ने एक गहरी सांस ली और बोलने लगा, तुम एएसआर कंपनी को जानती हो? माइका ने सिर हिलाकर हाँ का इशारा किया। तो उसके मालिक जो 5 साल पहले मर गए थे उन्हें? हाँ, रंजीत सिन्हा, जिन्होंने आत्महत्या की थी और अपनी वसीयत अपने बेटे को ना देकर अपने साले और उनके बेटे के नाम कर दी थी। पर वो आत्महत्या नहीं, मर्डर था, और वो वसीयत भी उन्होंने नहीं लिखी थी, बस उनसे ज़बरदस्ती साइन करवाई गई थी। वाट? पर आपको कैसे पता? आई मीन ऐसे कैसे? मैं उसी रंजीत सिन्हा का बेटा कबीर सिन्हा हूँ। क्या? माहिका लगभग चिल्ला ही उठी थी। मेरे मामा जी ने ही साजिश रची थी। आज ही का दिन है जब पापा और दी इस दुनिया को छोड़ और मुझे छोड़ हमेशा चल दिए थे। माँ पापा से बहुत प्यार करती थी, पर कास्ट अलग होने से घर वालों की तरफ से ना हुई। पर तब मामा जी ने पापा की प्रॉपर्टी देखकर घर वालों को मनाया और माँ पापा की शादी करवाई। शादी के 2 साल बाद उन्हें एक बेटी नसीब हुई, यानी मेरी बहन त्रिशा। त्रिशा दी के 4 साल बाद में पैदा हुआ। मामा जी की नज़र हमेशा प्रॉपर्टी पर ही रही, इसलिए जब दीदी 20 की हुई तब उसे ब्लैकमेल करना उन्होंने शुरू किया। दीदी को हमेशा डराते कि उसने उनकी बात नहीं मानी तो उसे सबके सामने बदनाम करेंगे कि वो किसी सोशल साइट पर अपना अंग प्रदर्शन करती है। दीदी ही उनका मोहरा बन चुकी थी। उसे लेकर उन्होंने पापा को भी ब्लैकमेल किया और सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। फिर वसीयत को सच करने के लिए पापा को उनके खुद के हाथों से लटकवा दिया। दीदी से ये सब सहन नहीं हुआ और उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। माँ इन सब के बारे में कुछ नहीं जानती। उन्हें तो लगता है कि पापा और दी के जाने के बाद मामा ने ही हमें पाला है। मुझे तो ये सब बातें मेरी बुआ से पता लगी। उन्होंने खुद ये सब देखा था। मैंने फैसला किया था कि उन्हें सज़ा ज़रूर दूंगा, पर उसके पहले ही कारखाने में आग लगने से मामा जल गए और अस्पताल में ही तड़प तड़प कर मर गए। मैं बहुत चाहता था पापा और दी को, इसलिए मुझे उस कंपनी और प्रॉपर्टी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, जिसकी वजह से मैं अनाथ हुआ। सब अपनी बुआ के नाम कर और संपत्ति को ट्रस्ट को सौंप कर मैं अपनी माँ को लेकर दिल्ली से देहरादून चल दिया। माँ एक सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी पर लग गई और हम दोनों गुजारा कर लेते। माँ को गानों का पहले से शौक था। नाना जी एक कवि थे, तो उनमें भी ये रुचि पहले से थी। उन्होंने मुझे भी इसमें रुचि जगाई और मेरी आवाज़ भी काफ़ी सुरीली लगी। तो फिर इसी फील्ड में अपना कैरियर बनाने मुझे इधर भेज दिया। कबीर ने बोलना तो बंद कर दिया, पर चांद को वो अब भी एकटक निहार रहा था। माइका को कुछ नहीं सूझ रहा था कि वो क्या बोले, इसलिए वो चुप सी उसके बगल में जाकर खड़ी हुई और उसके कंधे पर सिर रख और हाथों को पकड़ चांद को देखने लगी। कबीर ने उसे एक नज़र घूरा, पर वैसे ही खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसने कहा, अब नीचे चलें? कहकर माइका नीचे चलने को हुई कि कबीर ने उसे पीछे से पुकारा, अच्छा सुनो। माइका के मुड़ते ही कबीर ने कहा, शुक्रिया, और फिर वो नीचे चल दिया। पीछे माइका भी मुस्कुराती हुई नीचे आ गई, खुश जान इसलिए कबीर का पास। देखते ही देखते ऐसे ही मस्ती में माइका को वहाँ रहने आए 1 साल बीत चुका था। इस 1 साल में वो जैसे वहाँ की ही होकर रह गई थी। एक आदर्श शेडोर उन सबके बीच बन चुकी थी। माइका अर्जुन के लिए पागल सी बेस्टी, तो जतिन के लिए लड़ाकू बहना, आशिमा आंटी और सवरा के लिए प्यारी सी गुड़िया, तो कबीर के लिए एक अपना अजनबी। माइका को अपने प्यार का एहसास हो चुका था और वो बस मौका तलाश रही थी उसे बताने का। पर पहले उसने ठान रखा था कि कबीर को नफरत क्यों है, मोहब्बत से वो ढूंढ कर रहेगी और उसकी नफरत पर अपने प्यार की बरसात करेगी। सबकी ज़िंदगी पटरी पर चल रही थी। अर्जुन अपनी इंजीनियरिंग में व्यस्त था, तो जतिन ने एक फ़ोटोशॉप कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था। सौरभ जहां अपने अनाथालय में बिजी थी, वहीं कबीर ने यूट्यूब पर अपना चैनल खोल दिया था और उसमें सिंगिंग वीडियो डालता था। साथ ही कुछ रोड साइड कंसर्ट से भी उसे मौका मिल चुका था। यामिनी और माहिका का डिप्लोमा कोर्स पूरा हो चुका था और दोनों ही एक छोटी सी कंपनी में एक्सपीरियंस के लिए नौकरी ले चुकी थी। दोनों की ही नई नई नौकरी थी। आशिमा आंटी अब भी सब पर अपना प्यार बरसाती रहती थी और इन सब के जतिन, सवरा, अर्जुन, यामिनी, माहिका और कबीर के प्यार से अपने परिवार की मालकिन थी। जतिन के घर वालों ने उसके और सवरा के लिए रिश्ते के लिए हाँ बोल दी थी और अब चूंकि जतिन नौकरी पर भी लग चुका था, इसलिए आशिमा आंटी और जतिन के घर वाले मिलकर उन दोनों की शादी की डेट फिक्स करने वाले थे। अर्जुन और यामिनी में भी नज़दीकियां बढ़ चुकी थी, पर दोनों नज़दीक अक्सर लड़ने के लिए ही आते थे और उन दोनों की लड़ाई भी माहिका को लेकर ही होती। माहिका ने अपने सारे बर्थडे गिफ्ट्स भी बहुत संभाल कर रखे हुए थे। अर्जुन का दिया ब्रेसलेट, कबीर का दिया हुआ लॉकेट तो वो कभी उतारती ही नहीं थी। अर्जुन तो उसे चिढ़ाया भी करता कि अगले साल हम देने वाले हैं तुझे गिफ्ट, ऐसा मत सोच कि ये आखिरी थे।
माहिका की जॉब शुरू होनी थी, उससे पहले ही वो वापस दिल्ली चली गई थी अपने मम्मी पापा से मिलने। चूंकि एक साल में उनसे बहुत कम बार मिल पाई थी वो। माँ, अब परसों तो मैं फिर चली जाऊंगी, अपनी जॉब में बिजी हो जाऊंगी, तो कहीं घूमने चलें। वैसे भी स्वाति भी आई हुई है, माहिका ने कहा। स्वाति उसकी कजिन बहन थी। गुड आइडिया। मौसी चलते हैं ना प्लीज़। स्वाति ने भी माहिका के सुर में सुर मिलाया। उन दोनों की बात मान वे लोग घूमने जाने को तैयार हो गए। पर तभी माहिका के पापा को पता लगा कि गाड़ी खराब थी। इसलिए बाइक पर माहिका की माँ पापा और स्कूटी पर माहिका और स्वाति चल पड़े। उन लोगों ने पहले एक पिक्चर देखी, फिर महंगे होटल में डिनर किया। साथ में टाइम स्पेंड करते हुए मस्ती भी बहुत कर रहे थे। फिर वो लोग घर के लिए निकल गए, माहिका के पापा से इजाज़त लेकर। माहिका और स्वाति स्कूटी पर ही एक चक्कर लगाने निकल पड़े थे कि उनके पीछे तीन लफंगे बाइक सवार पीछे पड़ गए। दोनों उनसे बचने के लिए टर्न लेते लेते बहुत ही सुनसान इलाके में पहुंच चुकी थी। उन बाइक सवारों ने रास्ते पर आगे कील फेंक दिए, जिससे उनकी स्कूटी पंक्चर हो गई थी। अब क्या करें, स्वाति ने डर कर पूछा था। सुन, तू हाई जंपिंग में माहिर है, पीछे की दीवार से कूद जा और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी किसी को मदद के लिए लेकर आ। पॉसिबल हो तो पुलिस को ही लेकर आना, मैं तब तक इन्हें उलझा दूंगी। माइका ने कहा, पर तुझे अकेला, ये सब सोचने का वक्त नहीं है, जा प्लीज़। स्वाति ने हाँ में सिर हिलाया और माहिका को अपना ख्याल रखने का बोलकर दीवार फांद कर दूसरी ओर भाग गई। माहिका को अंदर से बहुत घबराहट हो रही थी, पर चेहरे पर वो दिखाना नहीं चाहती थी। उसने वहां पड़ी लकड़ियों में से एक उठा ली थी, पर चार आदमी और वो अकेली। स्वाति जल्दी से दौड़ती हुई जा रही थी। वो हाफ भी चुकी थी, पर उसके पैरों को उसने रुकने नहीं दिया था। वो जल्द से जल्द नज़दीक के एक पुलिस थाने में पहुंची और उसने सारा माजरा समझाया। गनीमत था कि वो पुलिस ऑफिसर यामिनी का भाई राघव ही था, जो दिल्ली के उस थाने का हेड था। स्वाति पर तब तक माहिका की माँ का भी फ़ोन आ चुका था। उसने रोते हुए हिम्मत कर सारी बात बताई तो माहिका की मम्मी बेतहाशा रोने लगी। उसके पापा का भी दिल पसीज गया था। आखिर जवान बेटी थी। वे लोग भी तुरंत उस जगह पहुंचने निकल गए। पुलिस, स्वाति, माहिका के माँ पापा सब उस जगह पहुंच चुके थे, पर वहां माहिका या उन लड़कों का नामो निशान भी नहीं था। माहिका की माँ रोते हुए स्वाति के पास आई और उसके कंधे पकड़कर हिलाती हुई रोने लगी और बिलखते हुए कहने लगी, कहाँ है मेरी बच्ची, बोलना कहाँ है। अरे चुप क्यों है, बोलना। पुलिस ने आसपास ही छानबीन शुरू कर दी थी। एक कोने में खून की धारा बह रही थी और वहीं माहिका का फ़ोन और उसके गले का लॉकेट पड़ा हुआ था। काफ़ी देर तक छानबीन के बावजूद कुछ सुराग नहीं मिल सका था। सुबह भी होने आई थी, तभी इंस्पेक्टर राघव के फ़ोन पर कॉल आया। सर, हमें उस लड़की माहिका का पता लग चुका है। उसकी हालत बहुत नाजुक है, उसे फ़िलहाल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। कुछ देर बाद सब लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। आईसीयू में एडमिट माहिका को देखकर सबका दिल पसीज रहा था। राघव भी उसे पहचान चुका था, क्योंकि उसकी कई दफ़ा यामिनी की वजह से माहिका से मुलाकात हुई थी और दो तीन बार माहिका उनके घर भी आ चुकी थी। जैसे ही डॉक्टर आए, सबके सब उनके पास पहुंचे। देखिए, पेशेंट की हालत फ़िलहाल नाजुक है, काफ़ी ब्लड लॉस हुआ है और उनके पेट गले पर काफ़ी जलने के निशान भी हैं, जो शायद जलती हुई सिगरेट से बनाए हुए हैं। बाकी हम अभी कुछ नहीं कह सकते, पर हाँ, उनकी जान को खतरा नहीं है। डॉक्टर तो कहकर निकल गए, पर पीछे से सब टूट गए। माइका के माँ पापा को किसी चीज़ का होश था ही नहीं। वे लोग बेसुध से पड़े हुए थे। वहीं कोने में स्वाति भी बुरी तरह रो रही थी और खुद को कोस रही थी कि सब उसकी वजह से हुआ। एक कांस्टेबल ने आकर राघव को सब सूचना दी। हम जहां छानबीन कर रहे थे, उससे लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर कस्बे में से हमें फ़ोन मिला था। वहां के लोकल में से किसी ने फ़ोन किया था और शायद उनके आने की भनक उन हैवानों को लग चुकी थी। इसलिए मिस माइका को वैसे ही छोड़कर वे लोग भाग निकले थे। तभी पुलिस के पास रहा माइका का फ़ोन बजा। राघव ने नाम देखा तो उसकी बहन यामी का ही कॉल था। उसने हिम्मत करके फ़ोन उठाया और यामिनी को अपने दोस्त की हालत से वाकिफ़ किया। मीडिया वाले भी मौजूद थे। हर न्यूज़ चैनल पर यही खबर थी कि आखिर देश की बेटी कब सुरक्षित होगी। उस तरफ मुंबई में सबको ये पता लगते ही सब भी बहुत टूट चुके थे। उन सब की आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ माहिका का हंसता हुआ चेहरा गुजर रहा था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, सब झूठे हैं। मेरी माही एकदम ठीक होगी, हमें अभी उसके पास जाना चाहिए। अर्जुन भी पगला चुका था। जतिन और कबीर तो बेसुध ही हो चुके थे। अर्जुन के कहने से जल्द दिल्ली के लिए रवाना हुए। सर, आपको लगता है ये केस सच में एक रेप केस है? राघव के पास आकर एक कांस्टेबल ने कहा।
राघव के घूरने से वो सकपका गया और लड़खड़ाती जुबान में आगे बोला, अरे मेरा मतलब था सर कि 2 साल पहले भी ऐसे ही केस आया था और तब लड़के को फांसी मिलने के बाद पता लगा था कि लड़की ने पैसों के लिए सब। तो राघव ने उसे बीच में ही टोक दिया और बोला, माना कि हर लड़का गलत नहीं होता पर हर लड़की भी गलत नहीं होती। जैसे कुछ हैवानों की वजह से सारे लड़कों को बदनाम नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही कुछ गोल्ड डिगर की बदौलत सब लड़कियों को एक नहीं आंक सकते। और वैसे भी अगर फिर भी तुम्हें ये झूठा केस लग रहा है तो लड़की के बाप पर नज़र मार लो बस। वो कांस्टेबल कुछ नहीं बोला और सिर झुकाकर हाँ में सिर हिलाता सैल्यूट कर चल दिया। फिर राघव ने एक नज़र माहिका के माँ पापा पर मारी और फिर एक नज़र आईसीयू के दरवाजे को देखा। सबसे पहली फ्लाइट पकड़कर अर्जुन, कबीर और सब दिल्ली पहुंच चुके थे। एयरपोर्ट से ही सीधे सब अस्पताल चले गए। अर्जुन तो लगभग दौड़ता हुआ ही आईसीयू तक पहुंचा था, पर अंदर कोई पेशेंट नहीं था। आसपास भी सिर्फ डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिस थी। तभी यामिनी को अपना भाई राघव दिखा। वे लोग तुरंत उसके पास पहुंच गए। भैया, माही कहाँ है? यामिनी ने हड़बड़ाहट में पूछा। उन सबके चेहरे पीले पड़ चुके थे और गालों पर सूख चुके आंसू के निशान थे। अर्जुन और कबीर दोनों के ही चेहरे पथरीले थे। अर्जुन बस सब झूठा ठहराना चाहता था और कबीर के मन में क्या था ये तो पता लगाना मुश्किल था। राघव ने यामिनी को गले से लगा लिया। उसकी बाहों में जाते ही यामिनी फिर फूट फूट कर रोने लगी। राघव ने उसका सिर सहलाते हुए सबसे कहा, डॉक्टर के कहे अनुसार माहिका को कोई ज़्यादा फिजिकल इंजरी नहीं हुई है। चेहरे और कलाइयों पर कुछ कट्स हैं और बॉडी पर सिगरेट से बनाए गए मार्क्स हैं जिन पर ट्यूब लगा दी गई है और शायद कुछ झड़प होने के कारण सिर पर हल्की चोट है। और बाकी तो ब्लड लॉस है ज़्यादा, जिसके लिए उसे बोतलें चढ़ रही हैं। बाकी कुछ मेन था नहीं, इसलिए उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और कहा है कि 1 घंटे में वो होश में आ जाएगी। फिजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है पर मेंटली उसकी हालत हम सब सोच भी नहीं सकते। आगे कुछ बोलना राघव ने सही नहीं समझा। यामिनी तब तक उससे अलग हो चुकी थी और अपने आंसू पोंछ रही थी कि अचानक से अर्जुन ने राघव की कॉलर पकड़ ली। समझ क्या रखा है आपने हम सबको? आप माही के बारे में कुछ भी घटिया बकवास करोगे और हम सुन लेंगे? हाँ, कुछ नहीं हुआ माही को, और अगर एक लफ्ज़ भी उसके बारे में ऐसा कुछ बोले ना तो मैं जान से मार दूंगा। अर्जुन ने तुरंत उसका गिरेबान छोड़ा और नॉर्मल वार्ड जहां माइका को शिफ्ट किया गया था उस ओर दौड़ गया। सॉरी भैया, वो यामिनी ने कहना शुरू किया था कि राघव ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। माफ़ी की ज़रूरत नहीं कहकर राघव ने अर्जुन जिस ओर भागा था वहां देखा, फिर ठंडी सांस लेकर दूसरी ओर चल दिया। बाकी सब अर्जुन के पीछे चल दिए। जय हिंद सर, डीएसपी सर से बात हो चुकी है और उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते तक छानबीन कर सकते हैं और फिर केस रफा दफा करना पड़ेगा। पार्टी का प्रेशर है, 1 महीने बाद इलेक्शन है तो केस रफा दफा नहीं होगा। जिसको जो बोलना है जो करना है करने दो। वो माहिका से जुड़े हुए लाचार लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे, बाकी समाज भी बातें बनाने और सहानुभूति जताने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। जो करना है वो हमें ही करना है। हमारी छानबीन शुरू रहेगी। उस कस्बे के आसपास की सारी जगहों पर नज़र रखो और हाँ, बाइक के नंबर प्लेट से ओनर की डिटेल्स। राघव ने कहा, सर ओनर की डिटेल्स निकल चुकी हैं कहकर उस कांस्टेबल ने एक फाइल राघव को पकड़ा दी। फिर वो वहाँ से चलता बना। अर्जुन ने वार्ड के बाहर पहुँचा तो वहाँ माहिका के पापा और माँ और स्वाति बैठे हुए थे। आप लोग अंदर क्यों नहीं हैं? अर्जुन ने सबको बाहर देखकर हड़बड़ी में पूछा। इस 1 साल में माहिका के माँ पापा अर्जुन सही सबको बहुत अच्छे से पहचान चुका था। वे लोग 1 हफ्ता भी उनके साथ मुंबई में गुजार चुके थे। बेटा वो नर्स है तो आगे का सुनने के लिए अर्जुन रुका ही नहीं। जैसे ही उसने नर्स को बाहर आते देखा वो तुरंत अंदर जा पहुंचा। अंदर माहिका बेजान सी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसके सिर पर एक पट्टी बंधी हुई थी और साथ ही उसे बोतल चढ़ाई जा रही थी। उसे इस तरह देखकर अर्जुन संभल नहीं पाया और लड़खड़ाकर वहीं दीवार के सहारे गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बाकी सब भी उसके पीछे अंदर पहुंच चुके थे। माहिका के चेहरे पर, गाल पर दाईं तरफ एक गहरा कट था और सिर पर पट्टी। सिर्फ इतना ही देखकर यामिनी, सवरा और आशिमा आंटी रो पड़े। जतिनिया किसी और को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। कबीर माहिका के पास आया। उसने उसके गाल के कट पर और फिर सिर की पट्टी पर अपना हाथ हल्के से फिराया और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। फिर तुरंत ही घूमकर वो वार्ड से बाहर आ गया। तब तक नर्स भी वापस आ चुकी थी और उसने माहिका को ट्यूब लगानी है कहकर सबको बाहर भेज दिया। कबीर वार्ड से थोड़ी दूरी पर एक बेंच पर बैठा हुआ था। अर्जुन वहीं आकर उसके बगल में बैठ गया। उसके आंसू अभी भी बह रहे थे। जी तो कर रहा है कि अभी के अभी उन हैवानों को पकड़कर मार दूं।
सालों की हिम्मत भी कैसे हुई माही को छूने की। उनकी तो मैं पूरे जोश में और गुस्से में अर्जुन खड़ा हो चुका था, पर कबीर ने उसे वापस बैठा दिया और उसका हाथ दबाकर बोलने लगा, तुम्हें क्या लगता है कि गुस्सा सिर्फ तुम्हें आ रहा है? इधर देखो, हम तो फिर भी माहिका को 1 साल से जानते हैं और इतना टूट रहे हैं, पर वो उसके माँ बाप को देखो। उस इंसान ने 20 से भी ज़्यादा साल पाला है उस लड़की को, अपनी उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाया है, उसे कंधे पर बैठाकर घुमाया है, उसे अपनी राजकुमारी का दर्जा दिया है। क्या उसे गुस्सा नहीं आ रहा होगा? क्या उसका मन नहीं होगा उन हैवानों को मारने का? माहिका की माँ को देखो, उस औरत ने उस लड़की को 9 महीने पाला है, उस पर अब तक ढेरों प्यार और लाड बरसाया है। क्या उन्हें ऐसा करने का मन नहीं कर रहा होगा? क्या उनमें गुस्सा नहीं है? उनके अंदर भी गुस्सा भड़क रहा है, पर वो कुछ नहीं कर सकते। उन्हें भी टूटना है, अपना गुबार बाहर निकालना है, पर वो चुप हैं क्यों? सिर्फ अपनी बेटी के लिए। सोचो, जब माहिका उठेगी और तुम्हें, अपने बाबा को, अपने दोस्तों को ऐसे देखेगी, तो कहीं खुद से नफरत करने लगी तो? पहले ही वो टूट चुकी होगी और उस पर हम उसे संभालने के बजाय खुद टूटेंगे, तो उसका क्या होगा? खुद को स्ट्रोंग रखो अर्जुन, खुद को स्ट्रोंग रखो। सफ़र चाहे कितनी भी चुनौतियों से भरा हुआ हो, पर हमें संयम रखकर पार करना है, ना कि उससे घबराकर टूटना है। रोना सही है, टूटना भी सही है, पर फिर खुद को ना संभाल पाना ये सही नहीं है। सबको अपने किए का फल मिलेगा। पुलिस ढूंढ ही रही है, वे बच तो बिल्कुल नहीं पाएंगे। बस जो बेवजह तड़प रही है, हमें फिलहाल उसे साथ देना है। अर्जुन कबीर के गले लग गया और बोला, कैसे भाई, कैसे कर लेते हो आप ये? मैंने आपकी आंखों में माही के लिए चाहत देखी है और उसके बावजूद आप इतने संभले हुए हो, कैसे? कबीर बस उसकी पीठ पर हाथ फिराता रहा। उसकी भी पलकें नम थी, पर उसे पता था कि अगर वो रोया तो उसे खुद को संभालना मुश्किल होगा, और फिर अभी तो माइका के होश में आने के बाद उसे भी तो संभालना है। अर्जुन उससे अलग हुआ और बोला, सही है भाई, अब आप देखे, मैं नहीं रोने वाला। मैं करूँगा फिर से पागलपंती, जिसे देखकर माही को वापस एकदम पहले जैसी होना ही पड़ेगा। नहीं बच पाएगी वो मुझसे। फिर दोनों हल्का मुस्कुरा पड़े। शायद ये हल्की सी मुस्कान ही आगे के अंधेरे को चुनौती देकर चांद की रोशनी बिखेरने के लिए काफ़ी थी। नर्स के जाने के बाद अर्जुन, कबीर, जतिन, यामिनी और माहिका के माँ बाप वार्ड के अंदर थे। माहिका को धीरे धीरे होश आ रहा था कि वो अचानक से चिल्लाकर उठ बैठी। उसकी चीख सुनकर सबका कलेजा जैसे मुंह में आ गया हो। माहिका ने अभी भी अपने आंखें नहीं खोली थी। लग रहा था जैसे वो अधबेहोशी की हालत में थी। उसने अपने हाथ से ड्रिप खींचकर निकाल दी और अपने दोनों हाथों से अपना सिर और बाल पकड़ लिए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। जो चीखें उसकी उस रात उन दरिंदों के नीचे दब गई थी, आज वही चीखों का गुबार बाहर निकल कर आ रहा था। किसी से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। डॉक्टर और नर्स ने जैसे तैसे उसे पकड़कर इंजेक्शन दिया, जिससे वो शांत हो गई और वापस से सो गई। फिर उसकी कलाई कॉटन से साफ कर उन्होंने ड्रिप फिर से लगाई। इनकी मेंटल कंडीशन हद से ज़्यादा बिगड़ चुकी है। फिलहाल के लिए तो इन्हें इंजेक्शन देकर सुलाया गया है। 1-2 घंटे में फिर से होश आ जाएगा, कहकर डॉक्टर तो चले गए। पीछे सबके चेहरे पीले पड़ चुके थे। और क्या उम्मीद कर रहे थे हम कि उठकर वो हंसने लगेगी या पहले जैसी नॉर्मल मिलेगी, कहकर अर्जुन वही दीवार के सहारे बैठ गया। उसने अपना मुंह ऊपर की ओर कर लिया और आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से 2 बूंद लुढ़क कर उसके गाल से होते हुए नीचे गिरने लगी। उस बाइक के नंबर प्लेट से निकाली गई ओनर की डिटेल्स की मदद से पुलिस ने तुरंत ही मिस्टर खुराना के घर जाकर उनके 2 बेटों और एक भतीजे को अरेस्ट कर लिया था। पुलिस के पास उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी था और तो और सबूत भी, क्योंकि सड़कों पर लगाए गए सीसीटीवी फुटेज में उनके चेहरे की तस्वीर साफ दिखाई दे गई थी। मिस्टर खुराना ने बहुत आनाकानी की और पुलिस पर हद दर्जे के इल्ज़ाम भी लगाए और अपने बेटों की जागीर दिलाकर छुड़ा लेने का भी कहा। पर जब मिसेज़ खुराना वहां पहुंच गई, तब सारा मामला ही जैसे ख़त्म हो गया। मिसेज़ खुराना ने साफ शब्दों में कह दिया था, इन लड़कों से अब हमारा कोई वास्ता नहीं, ना इन्हें हम पहचानते हैं और ना ही ये हमें। आप इन्हें ले जा सकते हैं इंस्पेक्टर, और इन्हें इनके किए की कड़क से कड़क सज़ा दिला सकते हैं। कानून मेरे हाथ में नहीं है, वरना मैं ही यहीं इसी वक्त इनका खून कर देती। मेरी गोद कलंकित करके ना जाने इन्हें क्या मिला होगा। इससे अच्छा तो मैं बेऔलाद ही रहती। ये तो इंसान नहीं रहे, पर इन्होंने मुझे भी एक माँ के रूप में फेल कर दिया आज। ले जाइए इन्हें इंस्पेक्टर, ले जाइए। मिसेज खुराना वहीं बिलखती हुई गिर पड़ी थी। वो तीनों लड़के बस सिर झुकाए खड़े रहे। अपने किए का पश्चाताप तो उतना नहीं था उन्हें, पर एक बात का दुख बहुत गहराई से नजर आ रहा था उनके चेहरे पर। उनकी अपनी लाडली माँ ने आज उन्हें पराया कर दिया था। शायद इससे बेहतर सज़ा तो जेल में भी नहीं मिल पाती। मीडिया में भी हर जगह यही फैला हुआ था कि माहिका के दोषियों को किया दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट।
राघव ने उन्हें जीप में डाला और उन्हें लेकर चल दिया। मिस्टर खुराना के घर से पुलिस स्टेशन पहुंचने तक बीच में एक सुनसान सी जगह पड़ती थी जहां एक तालाब था। राघव ने बाकी गाड़ियों को पुलिस स्टेशन भिजवा दिया और खुद 3 और काबिल और भरोसेमंद कांस्टेबल के साथ उस जगह उन मुजरिमों को लेकर खड़ा रहा। उसके चेहरे से पता लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ तो बहुत बड़ा चल रहा था। उसने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल कर दिया। अर्जुन अपने विचारों में खोया हुआ था कि उसके फ़ोन की लगातार बजती घंटी से उसका ध्यान भंग हुआ। उसने अपना फ़ोन उठाया तो देखा कि इंस्पेक्टर राघव का कॉल था। जी सर, अर्जुन ने फ़ोन उठाकर कहा। उसकी आवाज़ में भी अब पहले जैसा चुलबुलापन अब बिल्कुल नहीं रह गया था। कबीर और जतिन को लेकर मैंने जो एड्रेस मैसेज किया है वहाँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुँच जाओ, सामने से राघव ने कहा। पर सर, अर्जुन ने कहना शुरू ही किया था कि राघव ने उसे बीच में काट दिया और कहा, जितना बोला है उतना करो। फिर कॉल कट हो गया। अर्जुन ने अपने फ़ोन की तरफ देखा, फिर उसने जाकर बात कबीर और जतिन को बताई। दोनों जाने के लिए सहमत हुए, पर उन्हें एक बेचैनी भी थी कि यहाँ से जाने के बाद यहाँ कुछ हुआ तो। यामिनी से इस संदर्भ में उन्होंने बात की तो यामिनी के दिलासा दिलाने पर कि यहाँ कुछ भी हुआ तो वो उन्हें तुरंत इन्फॉर्म करेगी। तीनों ही उस तालाब के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर राघव ने उन्हें बुलाया और उन्हें समझाने लगा, जो भी माहिका के साथ हुआ उसका बहुत गहरा दुख है तुम्हें, और पूरा गुस्सा भी उन दोषियों पर, खासकर तुम्हें अर्जुन की तरफ पॉइंट करते हुए, है ना। कोई कुछ बोला तो नहीं, पर अर्जुन ने सिर ऊपर नीचे हिला दिया। उसकी पलकें भी झुकी हुई थी। तो बस निकाल दो उस गुस्से को। उस पुलिस जीप को देख रहे हो, उसमें जो 3 लड़के हैं वही हैं वो तीनों। अर्जुन ने वहां जाकर पहली बार अपनी पलकें उठाई थी। उसकी आंखें पूरी लाल थी और उसमें बेहद गुस्सा भरा हुआ था। राघव उसकी आंखें देखकर मुस्कुराया, फिर उसने अपनी गन निकाल ली और अपनी ही बाह पर गोली चला दी। बंदूक की आवाज़ सुन सबने एक साथ राघव की ओर देखा। राघव ने अपनी बाह को अपने रुमाल से बांध लिया और फिर उन तीनों कांस्टेबल की ओर इशारा किया। तीनों कांस्टेबल ने यस सर कहा और अपनी अपनी बंदूकें निकाल ली और उन्हें प्लास्टिक से सही तरीके से ब्रेप कर अर्जुन, जतिन और कबीर के हाथों में पकड़ा दी। प्लास्टिक इसलिए रेप किया गया था ताकि उनमें से किसी की भी फिंगरप्रिंट ना पड़े बंदूकों पर। फिर राघव ने कहा, वो 3 और तुम 3, बस माहिका का हंसता चेहरा याद करो और सही फैसला करो। तीनों ने अपने हाथ की बंदूक को देखा, फिर सामने जीप में बैठे उन 3 लड़कों को जो अपने आसपास से बेखबर सर झुकाए बैठे थे। तीनों ने फिर राघव की ओर देखा तो राघव ने सिर हाँ में हिला दिया। तीनों ने फिर सामने बैठे लड़कों को देखा और उनके सामने माहिका का हंसता चेहरा तस्वीर की भांति आ गया। तीनों ने ही गन पॉइंट पर उन तीनों को रखा। शायद अर्जुन, जतिन और कबीर पहली बार ही बंदूक को हाथ लगा रहे थे, पर उनके हाथ कांप नहीं रहे थे। तीनों के अंदर कुछ था तो सिर्फ गुस्सा। टू बी कंटिन्यूड।